Good afternoon and welcome you all. In today's class, we are going to continue with cost of capital. Starting today's class with question 7. Read करते हैं. ये एक टिपिकल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन है. ठीक है. एकदम टिपिकल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन है. यानी एक टाइम ऐसा था कि बीकॉम में इसी टाइप का क्वेश्चन एवरी टर्म में देता था. ठीक है. बट अभी समय के साथ क्वेश्चन में चेंजेस होने लग गए. ठीक है. राइट, रीड कर रहे हैं क्वेश्चन 7. BHX Limited has the following structure: 14% preference shares of rupees 10 each, 20 lakh. यानी 20 lakh इज द फेस वैल्यू. और एक शेयर का फेस वैल्यू कितना है? रुपीज 10. यानी कितने नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हो गए? 2 लाख. प्रेफरेंस डिविडेंड का रेट क्या है? 14%. प्रेफरेंस डिविडेंड का रेट क्या है? 14%. एंड प्रेफरेंस डिविडेंड का अमाउंट हमेशा फेस वैल्यू पर कैलकुलेट करते हैं. प्रेफरेंस शेयर का फेस वैल्यू कितना है? रुपीज 10 ईच. डिविडेंड का रेट कितना है? 14%. तो प्रेफरेंस डिविडेंड पर शेयर लिखने का जरूरत नहीं है. प्रेफरेंस डिविडेंड एक शेयर पर कितना होगा? 10 का 14%. प्रेफरेंस डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पर कैलकुलेट करेंगे. सो 10 का 14% इज रुपीज 1.4. ठीक है. इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 25 ईच. ऑफ रुपीज 25 ईच. यानी 25 क्या है? इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू. एक शेयर का फेस वैल्यू है. ठीक है. इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 25 ईच. जिस अमाउंट के आगे ऑफ लिखा हुआ होता है वो अमाउंट होता है फेस वैल्यू. ठीक है. तो 25 क्या है? एक शेयर का फेस वैल्यू है. कितने का है इक्विटी शेयर कैपिटल? 50 लाख. यानी 50 लाख टोटल फेस वैल्यू है. और एक शेयर का फेस वैल्यू कितना है? 25 पर शेयर. तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने? 2 लाख. 2 लाख इज द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. 2 लाख इज द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. ओके. जनरल रिजर्व रुपीज 25 लाख. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रुपीज 15 लाख. यानी कंपनी का रिटेन्ड अर्निंग्स रिजर्व्स एंड सरप्लस कितना हुआ? रिटेन्ड अर्निंग्स रिजर्व्स एंड सरप्लस कितना हुआ? हाँ, 40 लाख. ठीक है. रिटेन्ड अर्निंग्स रिजर्व्स एंड सरप्लस कितना हुआ? 40 लाख. तो अपने को एक साथ लेना है दोनों का अमाउंट. 12% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 1000 ईच. यानी 1000 क्या है? फेस वैल्यू. ऑफ ऑफ के आगे जो अमाउंट होगा वो फेस वैल्यू होता है. तो डिबेंचर्स का फेस वैल्यू कितना है? रुपीज 1000. 12% क्या है? इंटरेस्ट का रेट. तो इंटरेस्ट पर डिबेंचर, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पर डिबेंचर कितना होगा बोलो? 120. इंटरेस्ट भी हमेशा फेस वैल्यू पर कैलकुलेट करते हैं. ठीक है. इंटरेस्ट का रेट 12% है, फेस वैल्यू 1000 है. इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पर कैलकुलेट करते हैं. तो 1000 का 12% इज रुपीज 120. और कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स हुए? कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स हुए? 90 लाख डिवाइडेड बाय 1000 कितना हुआ? 9000 डिबेंचर्स हुए. 9000 इज द नंबर ऑफ डिबेंचर्स. ठीक है. राइट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. दो लेंदी है बट जैसा मैंने कहा पहले इसी टाइप के क्वेश्चंस आते थे.
अभी भी आ सकते हैं डेफिनेटली। मतलब इस क्वेश्चन में सब कुछ है। राइट, एक एक करके। यू आर गिवन द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी। इक्विटी शेयर्स, करंट मार्केट प्राइस पर शेयर ₹40, यानी ₹40 क्या है? करंट मार्केट प्राइस पर शेयर P0, करंट मार्केट प्राइस पर शेयर यानी प्राइस एट जीरो पॉइंट ऑफ टाइम इज ₹40, सो P0 इज ₹40। एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड देखो इधर में क्वेश्चन ने स्पेसिफाई कर दिया कि डिविडेंड एक्सपेक्टेड है, सो देर इज नो कंफ्यूजन। यानी ये जो डिविडेंड पर शेयर है लिखा हुआ है देखो, एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर 1 year फ्रॉम नाउ इज ₹6, यानी ₹6 क्या है? D1, so D1 is equal to ₹6, and this amount is expected to grow at the rate of 5% per year thereafter to infinity. तो growth rate is 5%, यानी 0.05। तो इस इन सब इंफॉर्मेशन से अपने क्या निकाल लेंगे? के ई कैलकुलेट कर लेंगे। के ई कैसे कैलकुलेट करेंगे? के ई का कौन सा फॉर्मूला? के इज इक्वल टू D1/P0 प्लस जी। D1 ₹6, P0 ₹40 एंड जी इज 0.05। तो के ई निकल जाएगा। प्रेफरेंस शेयर्स, करंट मार्केट प्राइस इज ₹9.4 पर शेयर। ठीक है, करंट मार्केट प्राइस इज ₹9.4 per share. The shares have perpetual life. परपेचुअल लाइफ का मतलब क्या है? इरिडीमेबल है। प्रेफरेंस शेयर्स आर इरिडीमेबल, इरिडीमेबल। तो इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के केस में कॉस्ट ऑफ कैपिटल केपी कैसे कैलकुलेट करते हैं? प्रेफरेंस डिविडेंड बाय नेट प्रोसीड्स इनटू 100। ठीक है, प्रेफरेंस डिविडेंड पर शेयर कितना है? देखो, प्रेफरेंस डिविडेंड का रेट 14% है। प्रेफरेंस डिविडेंड फेस वैल्यू पर कैलकुलेट करते हैं। फेस वैल्यू ₹10 है, 10 का 14% 1.4, सो प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है? 1.4। नेट प्रोसीड्स क्या होता है? इश्यू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट दिया हुआ नहीं है, इश्यू प्राइस भी दिया हुआ नहीं है, बट इश्यू प्राइस के जगह अपने करंट मार्केट प्राइस को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इश्यू प्राइस के जगह अपने करंट मार्केट प्राइस को यूज करेंगे बिकॉज क्वेश्चन में करंट मार्केट प्राइस दिया हुआ है 9.4। तो 9.4 इज नेट प्रोसीड्स, यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल केपी कैसे कैलकुलेट होगा? 1.4/9.4 इंटू 100। समझ में आया? 1.4/9.4 इंटू 100। देन डिबेंचर्स, करंट मार्केट प्राइस 925 है, 9.25 नहीं है। क्वेश्चन में एक एरर है टाइपिंग। डिबेंचर्स के केस में डिबेंचर्स का करंट मार्केट प्राइस ₹925 है पर डिबेंचर। द डिबेंचर्स विल मैच्योर 10 years फ्रॉम नाउ, यानी कौन से टाइप का डिबेंचर्स है ये? रिडीमेबल डिबेंचर्स है ये, रिडीमेबल डिबेंचर्स है। इंटरेस्ट इज पेबल एनुअली। तो रिडीमेबल डिबेंचर्स के केस में कॉस्ट ऑफ कैपिटल केडी कैसे कैलकुलेट करते हैं? केडी इज इक्वल टू आई इंटू 1 - t प्लस आरवी माइनस एनपी बाई एन द होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी बाई 2। आई, आई इज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का रेट कितना है? 12%। फेस वैल्यू पर कैलकुलेट होगा। फेस वैल्यू कितना? ₹1000 पर डिबेंचर। सो 1000
into 12%, rupees 120 is the amount of interest. Rupees 120 is the amount of interest per debenture. तो I is equal to rupees 120. T is the rate of tax in decimal. कितना दिया हुआ है? 45% यानी 0.45. तो I इंटू 1 - T निकल जाएगा, प्लस RV माइनस NP by N. RV इज रिडेम्पशन वैल्यू. रिडेम्पशन वैल्यू क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है या नहीं? नहीं दिया हुआ है. बट डिबेंचर्स रिडीमेबल है. तो जब डिबेंचर्स रिडीमेबल होता है और रिडेम्पशन वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो इन दैट केस अपने रिडेम्पशन वैल्यू क्या लेंगे? पार. पार वैल्यू कितना है? रुपीज. पार वैल्यू फेस वैल्यू होता है. फेस वैल्यू कितना? रुपीज 1000. ठीक है. सो रिडेम्पशन वैल्यू इज रुपीज 1000. समझ में आ रहा है ना? बिकॉज वेन डिबेंचर्स आर रिडीमेबल, देन KD I into 1 - T plus RV minus NP by N the whole by RV plus NP by 2 का फॉर्मूला यूज करके ही कैलकुलेट होगा. तो उसके लिए अपने को RV रिडेम्पशन वैल्यू चाहिए, बट क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है. तो इन दैट केस अपने क्या लेंगे? फेस वैल्यू. सो जब रिडीमेबल डिबेंचर्स हो, KD कैलकुलेट करने के लिए रिडेम्पशन वैल्यू नहीं दिया हुआ है, देन रिडेम्पशन वैल्यू क्या लेना है? पार वैल्यू फेस वैल्यू. कितना? रुपीज 1000. सो रिडेम्पशन वैल्यू 1000 है. नेट प्रोसीड्स इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट है. फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं दिया हुआ है, इशू प्राइस भी नहीं दिया हुआ है, बट इशू प्राइस के जगह अपने क्या ले सकते हैं? करेंट मार्केट प्राइस. तो करेंट मार्केट प्राइस क्वेश्चन में दिया हुआ है रुपीज 925. वही नेट प्रोसीड्स है ना? वही नेट प्रोसीड्स है. एन इज नंबर ऑफ इयर्स. कितने साल के लिए डिबेंचर्स इशू है? 10 years. तो RV माइनस NP बाई N निकल जाएगा. द होल डिवाइडेड बाय RV प्लस NP बाई 2 इंटू 100 करके KD कैलकुलेट करेंगे. है ना? क्लियर? तो अपने को पहले क्या करना है? जो सोर्सेज ऑफ कैपिटल कंपनी ने यूज किया है बिजनेस में, उनका स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना है. जैसे प्रेफरेंस शेयर्स का KP कैलकुलेट करेंगे, इक्विटी शेयर्स का KE कैलकुलेट करेंगे. ये सब डिस्कस हो गया. जनरल रिजर्व्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस रिटेन्ड अर्निंग्स है, इसका क्या कैलकुलेट करेंगे? KR. KR इज इक्वल टू KE. बिकॉज क्वेश्चन में फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है, तो KR इज इक्वल टू KE. तो KE कैलकुलेट करेंगे, देन KR इज इक्वल टू KE करके लिख देंगे. देन डिबेंचर्स के केस में KD कैलकुलेट करेंगे. है ना? तो ये सब कैलकुलेट कैसे करना है ये डिस्कस कर लिए अपने. तो KP KE KR KD कैलकुलेट हो जाएगा. क्लियर? समझ में आ रहा है? हम लोग को क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी KO. अब KO दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं. KO इज व्हाट? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल विच इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. तो KO अपने दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं. एक है यूजिंग बुक वैल्यू एज वेट्स, और एक है यूजिंग मार्केट वैल्यू एज वेट्स. क्वेश्चन में कहीं पर भी स्पेसिफाई किया हुआ है बुक वैल्यू लेना है या मार्केट वैल्यू लेना है, कहीं पर भी स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है. तो इन दैट केस CU क्या बोलते हैं? एग्जामिनर क्या सजेस्ट करेगा आपको? कि आप बुक वैल्यू या करेंट मार्केट वैल्यू दोनों में से कोई भी यूज कर के KE कैलकुलेट कर सकते हैं. राइट? सुन लो, पूरा बात सुनो. तो जब क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है कि WACC बुक वैल्यू या फिर मार्केट वैल्यू एज वेट्स यूज करके कैलकुलेट करना है, स्पेसिफाई नहीं किया हुआ कि बुक वैल्यू यूज करना है या मार्केट वैल्यू यूज करना है, देन इट इज ओपन टू यू. आप चाहे तो बुक वैल्यू यूज करके KO निकाल सकते हैं, या मार्केट वैल्यू यूज करके KO निकाल सकते हैं.
दोनों ही केस में अगर आपने सम को करेक्टली सॉल्व किया है तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, बिकॉज सीयू जो है अपने एग्जामिनर को दोनों सोल्यूशन देता है, दोनों ऑल्टरनेट सोल्यूशन देता है। कि अगर स्टूडेंट ने बुक वैल्यू यूज करके केओ निकाला है तो ये आंसर है, अगर स्टूडेंट ने मार्केट वैल्यू यूज करके केओ निकाला है तो ये आंसर है। तो दोनों सोल्यूशन एग्जामिनर के पास होता है चेक करने के लिए, तो दोनों में से आप कोई भी यूज करके केओ निकाल सकते हैं। समझ में आया ना? क्लियर? तो इस केस में बुक वैल्यू क्या है? इस केस में बुक वैल्यू दिया हुआ है। बुक वैल्यू का मतलब क्या? द अमाउंट्स ऑफ कैपिटल विच इज अपियरिंग इन द बैलेंस शीट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो ये जो अमाउंट अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है इस टेबल में, ये क्या है? ये है बुक वैल्यू। तो अपने चाहे तो सिंपली बुक वैल्यू को यूज करके केओ निकाल सकते हैं, है ना? और चाहे तो मार्केट वैल्यू को यूज करके केओ निकाल सकते हैं। मैंने क्या बोला था? सीयू का डिस्कशन तो हो गया कि सीयू में क्या रिक्वायरमेंट है वो डिस्कस कर लिए, बट बेटर क्या है? हमेशा मार्केट वैल्यू एज वेट्स यूज करके केओ कैलकुलेट करना इज प्रेफर्ड। देखो, एज एग्जामिनी एज अ स्टूडेंट मैं तो बुक वैल्यू को यूज करूंगा, बिकॉज मार्केट वैल्यू मेरे को कैलकुलेट करना पड़ेगा। मार्केट वैल्यू दिया हुआ नहीं है, मतलब कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो उसके लिए वर्किंग्स चाहिए होगा, टाइम जाएगा। तो मैं तो, जब क्वेश्चन इज ओपन देन आई विल यूज बुक वैल्यू एज वेट। एज अ स्टूडेंट तो मैं हमेशा बुक वैल्यू एज वेट ही प्रेफर करूंगा, बिकॉज उसमें मेरा टाइम बचता है। मार्केट वैल्यू का क्या ना, कैलकुलेट करने पड़ेगा मार्केट वैल्यू, कि प्रेफरेंस शेयर्स का मार्केट वैल्यू कितना है, डिबेंचर्स का मार्केट वैल्यू कितना है, फिर इक्विटी शेयर्स का मार्केट वैल्यू कितना है, वो कैलकुलेट करके इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व्स एंड सरप्लस में मार्केट वैल्यू को अपोर्शन करना है। तो बहुत काम है मार्केट वैल्यू में। बट हकीकत में प्रेफर्ड क्या किया जाता है? यूजिंग मार्केट वैल्यू एज वेट्स, कैलकुलेशन ऑफ केओ यूजिंग मार्केट वैल्यू एज वेट्स। बिकॉज मार्केट वैल्यू को यूज करते हैं तो अपने को करेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल पता चलता है। बिकॉज आज के डेट में अगर कंपनी इन सारे सोर्सेस को यूज करके फाइनेंस रेज करते हैं तो वो आज के मार्केट वैल्यू के हिसाब से करेगा। तो उसी मार्केट वैल्यू को अगर वेट्स यूज करके अपने केओ कैलकुलेट करते हैं तो दैट गिव्स अस करेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। समझ में आया? हम लोग क्या करें इस क्वेश्चन में? अभी क्लास में क्या करना चाहिए? मार्केट वैल्यू एज वेट्स। एग्जाम में क्या करना चाहिए? बुक वैल्यू एज वेट्स। समझ में है ना? करेक्ट, इसीलिए हो जाएगा ना, तो वो एग्जाम के लिए कर लेंगे एग्जाम में वो। डिफिकल्ट कौन सा है? लेंदी कौन सा है? टाइम कंज्यूमिंग कौन सा है? तो वो अभी क्लास में करेंगे। इधर में क्वेश्चन इज ओपन तो वी हैव एन ऑप्शन। जहाँ क्वेश्चन स्पेसिफाई कर देता तब तो अपने को वैसे ही करना है। समझ में आया? राइट। क्लियर? राइट। अब प्रेफरेंस शेयर्स का मार्केट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें? बोलो। प्रेफरेंस शेयर्स का मार्केट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें? कौन बताएगा? नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स निकल जाएगा, कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 20 लाख by 10 is equal to 2 लाख। 2 लाख इज द नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, और एक शेयर का मार्केट प्राइस कितना है? 9.4। तो प्रेफरेंस शेयर्स का मार्केट वैल्यू इज 2 लाख इंटू 9.4। समझ में आ गया?
अब इक्विटी शेयर्स का आप बताओ, इक्विटी शेयर्स का मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, वेरी गुड, कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स? एक्सेलेंट, वेरी गुड। 50 लाख डिवाइडेड बाय 25, कितना आ रहा है? 2 लाख आ रहा है, 2 लाख आ रहा है ना? 50 लाख बाय 25 इज 2 लाख। सो 2 लाख इज द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, और इक्विटी शेयर का मार्केट प्राइस कितना है? ₹40। तो 2 लाख इंटू 40 करके जो अमाउंट आएगा दैट इज द मार्केट वैल्यू। फिर उस मार्केट वैल्यू को अपने क्या करेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस के बीच अपोर्शन कर देंगे इन द रेशियो ऑफ बुक वैल्यू। इक्विटी शेयर कैपिटल का बुक वैल्यू कितना है? 50 लाख। जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी रिजर्व्स एंड सरप्लस का बुक वैल्यू कितना है? 25 प्लस 15, 40 लाख। इक्विटी शेयर कैपिटल का 50 लाख, रिजर्व्स एंड सरप्लस का 40 लाख। तो 5:4 के रेशियो में अपोर्शन कर देंगे। समझ में आया? देन डिबेंचर्स का मार्केट वैल्यू कैसे निकालें? पहले नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालेंगे। 90 लाख by 1000 is 9000. 9000 is the number of debentures. Current market price कितना है? 925. So current market price is rupees 925. तो मार्केट वैल्यू निकल जाएगा कैसे? 9000 इंटू 925। समझ में आया ना? फिर तो अपने को टेबल प्रिपेयर करना है। क्लियर? चलो, पहले अपने को क्या करना है? स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना है, यानी केपी, केई, के आर, के डी कैलकुलेट करना है। फिर अपने को क्या करना है? मार्केट वैल्यूज कैलकुलेट करना है, सारे सोर्सेज ऑफ कैपिटल का। देन अपने को टेबल प्रिपेयर करना। ठीक है, चलो। क्वेश्चन नंबर 7। 7 ना? K इज इक्वल टू T1 बाई P0 प्लस जी। D1 कितना है? 6, P0 40, जी इज 0.05। कितना आ रहा है? 0.20 यानी 20%, है ना? देन के आर इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 20%। केपी हमेशा पहले फॉर्मूला लिखना, प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस आरवी माइनस एनपी बाय एन, द होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी बाय 2 इंटू 100। प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है? बोलो ये सही किया क्या मैंने? ये कौन से प्रेफरेंस शेयर्स का कॉस्ट ऑफ कैपिटल है? रिडीमेबल। बट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? इरिडीमेबल। ठीक है, तो अपने को इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का फॉर्मूला यूज करना है। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का क्या फॉर्मूला है?
ये यूज नहीं करना है अपने को। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का क्या फॉर्मूला है? प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स इनटू 100। प्रेफरेंस डिविडेंड पर शेयर कितना है? 1.4। नेट प्रोसीड्स 9.4। 1.4 by 9.4 into 100 is, बताओ। 14.89। देन केडी। केडी क्या है? डिबेंचर्स क्या है? रिडीमेबल। तो आई इंटू 1 - टी प्लस आरवी माइनस एनपी बाय एन द होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी बाय 2 इंटू 100। आई अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितना है पर डिबेंचर? रुपीज 120। एक डिबेंचर का फेस वैल्यू रुपीज 1000 है। इंटरेस्ट का रेट 12% है। 1000 का 12% इज रुपीज 120। सो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पर डिबेंचर इज रुपीज 120। टी इज रेट ऑफ टैक्स इन डेसिमल। टैक्स रेट कितना है? 45%। तो 0.45। आरवी रिडेम्पशन वैल्यू दिया हुआ नहीं है, तो फेस वैल्यू लेंगे। नेट प्रोसीड्स 925 डिवाइडेड बाय एन। एन इज नंबर ऑफ इयर्स, 10 है। The whole divided by RV plus NP by 2। 7.64% आ रहा है। तो हमने सबका स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट कर लिया। अब नेक्स्ट बोलो, नोट 2 में क्या कैलकुलेट करना है? मार्केट वैल्यूज। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है? 2 लाख शेयर्स है। एंड मार्केट प्राइस पर शेयर इज रुपीज, बोलो, 40। तो टोटल मार्केट वैल्यू कितना आ रहा है? रुपीज 80 लाख।
This will be apportioned between equity share capital and reserves and surplus in the ratio of book value. That is 5:4 था ना? तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल कितना आ रहा है? पॉइंट में मत लिख देना। मार्केट वैल्यू ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस बताओ। देख लेना, दोनों का सम टोटल शुड कम टू ₹80 लाख। ठीक है, हो गया। देन मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। कितने नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हैं? 2 लाख। और एक शेयर का फेस वैल्यू कितना है? 9.4। यानी मार्केट वैल्यू कितना आ रहा है? 18,80,000। समझ में आया आपको? पक्का? पूछू क्वेश्चन? पूछता हूँ। मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स, नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितना है? 9,000। और मार्केट प्राइस पर डिबेंचर, तो मार्केट वैल्यू कितना आ रहा है? मार्केट वैल्यू कितना आ रहा है? कैलकुलेटर कैलकुलेटर नहीं लाया? $83,25,000। अब अपने टेबल प्रिपेयर कर सकते हैं। टेबल प्रिपेयर करूं?
टेबल में क्या क्या कॉलम्स होगा? सोर्सेज ऑफ कैपिटल, मार्केट वैल्यूज, देन वेट्स, देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सोर्सेज ऑफ कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स। इक्विटी शेयर कैपिटल का मार्केट वैल्यू 44,44,444 लिखते चलो। रिजर्व्स एंड सरप्लस 35,55,556। प्रेफरेंस शेयर्स 18,80,000। यानी ये सारे सोर्सेज ऑफ कैपिटल का आज के डेट का फाइनेंस है। यानी आज की डेट में अगर ये वाले सोर्सेज से अपने फाइनेंस रेज करते हैं तो इतना इतना अमाउंट का रेज कर सकते हैं। टोटल कितना आ रहा है? वेट्स बताओ। मोबाइल यूज करो। वेट्स बताओ। वेट्स कैसे निकालते हैं? अमाउंट ऑफ कैपिटल बाय टोटल कैपिटल। बोलो। 0.24। देन 0.20। देन 0.10। देन 46। बट अपने को एंड में चेक करना है कि समेशन ऑफ वेट इज कमिंग टू 1। तो 0.24 प्लस 0.20 प्लस 0.1 प्लस 0.46 1 आ रहा है या नहीं, जो चेक करो। आ रहा है 1। देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल लिखो। के 20%, रिजर्व्स एंड सरप्लस 20%, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का 14.89, डिबेंचर्स का 7.64। WACC कैसे निकालेंगे? वेट्स को कॉस्ट ऑफ कैपिटल से मल्टीप्लाई करके। बिकॉज हम लोग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कर रहे हैं, यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक्स है, तो वेटेड एवरेज इज समेशन WX पे समेशन W 1 है, यानी समेशन WX चाहिए। तो समेशन WX निकालने के लिए WX चाहिए। तो वेट्स को कॉस्ट ऑफ कैपिटल से मल्टीप्लाई करके सम करेंगे। हम्म।
डन। वक्त किसी के लिए रुकता नहीं। रुकता है, बट हम वक्त के लिए रुक सकते हैं। है ना? बहुत गहरा बात है। वक्त सबका बदलता है ना? सही वक्त का इंतजार कर सकते हैं। वक्त आने पर हर इंसान अपना रंग दिखाता है, हर तकदीर रंग दिखाता है ना? अलग से। चलो नेक्स्ट। बड़े आगे। किसी कोई डाउट हो तो पूछो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 8। वीर ज़ारा कंपनी लिमिटेड, देखा आप लोगों ने मूवी वीर ज़ारा? कितने साल के थे आप लोग? 3 4 साल का होगा नहीं? वीर ज़ारा देखा है? वीर ज़ारा कंपनी लिमिटेड proposes to undertake an investment project at a cost of rupees 100 lakhs। यानी इन्वेस्टमेंट करने के लिए कितना पैसे चाहिए? 100 lakhs। तो 100 lakhs का फाइनेंस चाहिए। तो ये फाइनेंस कंपनी ने कहां से कितना कितना रेस किया है, वो दिया हुआ है टेबल में। द वेरियस सोर्सेस फ्रॉम विच द सेम, यानी रुपीज 100 lakhs कैन बी फाइनेंस्ड एंड देयर relative specific costs are given below। तो ये 100 लाख का फाइनेंस कहां कहां से कितना कितना रेज हुआ है? इक्विटी शेयर कैपिटल से 50 lakhs, रिटेन्ड अर्निंग से 10 lakhs, प्रेफरेंस शेयर से 10 lakhs, डिबेंचर से 30 lakhs। तो हो गया 100 lakhs। सबका कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया हुआ है। इक्विटी का 20%, यानी के इज इक्वल टू 20%। के इज इक्वल टू 20%। रिटेन्ड अर्निंग्स में क्वेश्चन मार्क है, क्या होगा रिटेन्ड अर्निंग्स का? के इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू 20%। है ना? प्रेफरेंस शेयर्स का केपी 10%। एंड डिबेंचर्स के लिए नोट ए देखने के लिए बोला है, यानी अपने को नोट ए में जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसे यूज करके केडी निकालना है। क्या दिया हुआ है नोट ए में? डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 1000 ईच, ऑफ रुपीज 1000 ईच। मतलब क्या है? एक डिबेंचर का फेस वैल्यू रुपीज 1000 है। टू बी इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, यानी इश्यू प्राइस विल बी रुपीज 1100। तो इश्यू प्राइस इज 1100, रिडीमेबल आफ्टर 5 years, यानी एन इज इक्वल टू 5। यानी डिबेंचर्स रिडीमेबल है। रिडीमेबल डिबेंचर्स के केस में केडी कैसे कैलकुलेट करते हैं? I/1 - T प्लस आरवी माइनस एनपी बाई एन द होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी बाई 2 × 100। ठीक है? तो आई इज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पर डिबेंचर। आई इज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पर डिबेंचर। इंटरेस्ट का रेट क्वेश्चन में है नहीं? मिस आउट हो गया। इंटरेस्ट 10% डिबेंचर्स है ये, ठीक है? 10% डिबेंचर्स। तो इंटरेस्ट का रेट कितना है? 10%। ये टाइप नहीं हुआ। 10% इज द रेट ऑफ डिबेंचर्स। और फेस वैल्यू कितना? रुपीज 1000।
पर डिबेंचर। तो इंटरेस्ट का अमाउंट पर डिबेंचर आई इज इक्वल टू 1000 इंटू 10% इज इक्वल टू ₹100। टी इज रेट ऑफ टैक्स इन डेसिमल, रेट ऑफ टैक्स 40% है, यानी टी 0.4 है। तो आई इंटू 1 - टी आ जाएगा, प्लस आरवी माइनस एनपी बाई एन। आरवी इज रिडेम्पशन वैल्यू, रिडीमेबल डिबेंचर्स है, बट क्वेश्चन में रिडेम्पशन वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो अपने को क्या लेना है? फेस वैल्यू लेना है, पार वैल्यू लेना है, 1000 लेना है। तो आरवी इज इक्वल टू 1000। नेट प्रोसीज इज इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है क्वेश्चन में। नेट प्रोसीज कितना है? 1100, 1100। एन इज नंबर ऑफ इयर्स, 5 दिया हुआ है। तो आरवी माइनस एनपी बाई एन निकल जाएगा। अब देख रहे हैं इसमें भी आरवी माइनस एनपी बाई एन माइनस में आएगा, तो माइनस में लेंगे। ठीक है, एग्जाम के क्वेश्चंस में ऐसा हो सकता है। ठीक है, आरवी माइनस एनपी बाई एन माइनस में आ सकता है व्हेन एनपी इज मोर देन आरवी। ठीक है, एग्जाम का ही क्वेश्चन है ना ये। द होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी बाई 2 इंटू 100 करके अपने केडी निकाल लेंगे। राइट, ओके। रेकमेंड द मिनिमम एक्सेप्टेबल रेट ऑफ रिटर्न फॉर द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट। मतलब क्या है इसका? केओ पूछ रहा है, समझ रहा है? केओ पूछ रहा है, पूछेगा ऐसे घुमाकर, बनता है इस चैप्टर के लिए। केओ क्या? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कंपनी ने इन्वेस्ट करने के लिए जहां से फाइनेंस रेज किया है, उधर कंपनी को जो कॉस्ट, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेयर करना पड़ रहा है, तो उतना ही रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कंपनी इन्वेस्टमेंट करके कमाएगा, है ना? तो केयू इज व्हाट? द हर्डल रेट, द मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। यानी ये जो 100 लाख कंपनी ने रेस किया है, इक्विटी शेयर्स, रिटेन्ड अर्निंग्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स इश्यू करके, ये 100 लाख कंपनी जिधर भी इन्वेस्ट करेगा, उधर से कंपनी कम से कम केओ जितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कमाएगा। नहीं हो रहा उतना कमाई, तो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, कम से कम उतना कमाएगा। बिकॉज जिधर से कंपनी ने 100 लाख रुपया रेस किया है ना, उधर कंपनी को केयू जितना कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेयर करना पड़ रहा है। तो इसीलिए जिधर भी कंपनी 100 लाख रुपया लगाएगा, उधर से कम केयू जितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कमाएगा। तो वही पूछ रहा है, केयू पूछ रहा है। अब केयू अपने दो तरीके से कैलकुलेट करते हैं, यूजिंग बुक वैल्यू एज वेट एंड, या फिर मार्केट वैल्यू एज वेट। अब बताओ इस क्वेश्चन में क्या करना चाहिए? क्या इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? बुक वैल्यू दिया हुआ है। क्या इस क्वेश्चन में मार्केट वैल्यू दिया हुआ है? नहीं, मार्केट वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो अगर क्वेश्चन में मार्केट वैल्यू दिया हुआ ही नहीं है, सिर्फ बुक वैल्यू दिया हुआ है, तो इट इज इंप्लाइड कि हम केओ यूजिंग बुक वैल्यू एज वेट्स यूज करके कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो बुक वैल्यू क्या है? बुक वैल्यू क्या है? यही जो अमाउंट दिया हुआ है, इक्विटी का 50 लाख, रिटेन्ड अर्निंग्स का 10 लाख, प्रेफरेंस शेयर्स का 10 लाख, डिबेंचर्स का 30 लाख। करो। हम्म, के ही कितना है?
केपी भी दिया हुआ है ना, 10%। बट अपने को केडी कैलकुलेट करना, फॉर्मूला यूज करके। आई इज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, 10% इंटरेस्ट का रेट है, फेस वैल्यू 1000 है ना, तो इंटरेस्ट पर डिबेंचर इज ₹100। $3.81 है, 3.8095 आ रहा है ना, तो 3.81%। चलो अब टेबल बनाएं। टेबल में क्या क्या कॉलम्स होंगे, बोलो, देख कर बोलो। हम्म। कंप्यूटेशन ऑफ WACC यूजिंग बुक वैल्यू एज वेट्स। सोर्सेज ऑफ कैपिटल, बुक वैल्यू, अच्छा क्वेश्चन में इन लैक्स दिया हुआ है ना, तो अपनी भी इन लैक्स ही लेंगे। वेट्स, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, WACC। सोर्सेज में इक्विटी शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स। बुक वैल्यूज 50 lakhs, 10 lakhs, 10 lakhs, 30 lakhs, हो गया टोटल 100 lakhs। वेट्स तो आसान है निकालना। कॉस्ट ऑफ कैपिटल K20
KR20, KP10 and debentures 3.81. WACC कितना आ रहा है? 14.14%। हम्म। ओ हाँ हाँ हाँ, क्या लिखना है बोलो? क्वेश्चन ने पूछा है तो आप एक लाइन और ऐड कर दो। सो द मिनिमम एक्सेप्टेबल रेट ऑफ रिटर्न फॉर द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट, यानी क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है उसी को कॉपी करके इज इक्वल टू 14.14% लिख देना। द मिनिमम एक्सेप्टेबल रेट ऑफ रिटर्न फॉर द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट इज 14.14%। ओके। क्वेश्चन 9। 9 या 10 जनरली। वो पैटर्न में बता दूंगा, जैसे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ये सब का बताया था ना, तो पूरा गाइडेंस मिलेगा। क्वेश्चन 9। विस्कॉन्सन कंपनी हैज असेट्स ऑफ रुपीज 32 lakhs। 32 lakhs का असेट है तो लाइबिलिटीज यानी फाइनेंस भी 32 lakhs का होगा। असेट के लिए पैसे चाहिए ना, तो वो पैसे जिधर से आ रहा है वो 32 लाख जितना ही होगा। 32 लाख का एसेट है तो पैसे भी 32 लाख चाहिए। दैट हैव बीन फाइनेंस्ड बाय रुपीज 18 lakh ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच। कितना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हुआ? 18,000 इज द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। 18,000 इज द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ये 18 लाख क्या है? फेस वैल्यू है ना। अनलेस क्वेश्चन स्पेसिफाई करता है मार्केट वैल्यू, अपने को अमाउंट जो दिया हुआ रहता है उसको यस बुक वैल्यू या फेस वैल्यू लेकर चलना है। तो 18 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल का बुक वैल्यू फेस वैल्यू। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हो गए? 18,000। कुछ बोलना चाह रहे हो उसको? बोलो ना। हम नहीं देख रहा, सुन, सब कान बंद कर लो। गुपचुप गुपचुप कुछ बातें हो रही है। जनरल रिजर्व ऑफ रुपीज 3,60,000। जनरल रिजर्व ऑफ रुपीज 3,60,000। डेट, डेट यानी लॉन्ग टर्म लोन, रुपीज 10,40,000। क्लियर? तो देखो एक, तो जो 32 लाख का असेट के लिए फाइनेंस चाहिए वो कहां कहां से कितना कितना रेज हुआ है? इक्विटी शेयर कैपिटल से 18 लाख, जनरल रिजर्व से 3,60,000, डेट यानी लॉन्ग टर्म लोन से 10,40,000। देखो तीनों को ऐड करके टोटल कितना आ रहा है? 32 लाख आ रहा है। हिसाब मिल गया 32 लाख का। फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2008,
The company's total profit before interest and tax were 6,23,200. The company's total profit before interest and tax. तो ये क्या है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, ईबीआईटी, यानी कंपनी का ईबीआईटी इज ₹6,23,200. विस्कंसन pays 8% interest on borrowed capital. 8% इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, यानी लोन पर 8% का इंटरेस्ट रेट है. यानी ये जो लोन है ना, लोन पर 8% का इंटरेस्ट रेट है. लोन का अमाउंट कितना है? 10,40,000. इंटरेस्ट का रेट 8% है, तो 10,40,000 पर 8%. कैलकुलेट करो कितना आ रहा है. 83,200 का इंटरेस्ट आ रहा है. 83,200 का इंटरेस्ट आ रहा है. एंड इज इन 40% टैक्स ब्रैकेट. एंड इज यानी टैक्स रेट इज 40%. द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी as on 31st March 2008 was ₹150 per share. यानी इक्विटी शेयर्स का मार्केट प्राइस कितना है? ₹150 पर शेयर. तो इससे इक्विटी का मार्केट वैल्यू निकाल लेंगे. यस नो? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं? 18,000. और इक्विटी शेयर का मार्केट प्राइस एक शेयर का कितना है? ₹150. नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 18,000 है. मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर ₹150 है. तो मार्केट वैल्यू कितना हो गया इक्विटी शेयर्स का? 18,000 इंटू 150 इज 27 लाख. तो मार्केट वैल्यू इज ₹27 लाख. ये इक्विटी शेयर्स का मार्केट वैल्यू है. इसको अपने इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व्स के बीच में अपोर्शन करेंगे इन द रेशियो ऑफ बुक वैल्यू. इक्विटी शेयर का बुक वैल्यू कितना है? 18 लाख. जनरल रिजर्व का बुक वैल्यू कितना है? 3,60,000. है ना? तो रेशियो बताओ. रेशियो बताओ. 5:1. 18 लाख इज टू 3,60,000 इज 5:1. कैलकुलेटर में करो ना. 18 लाख डिवाइडेड बाय 3,60,000 इज 5:1. तो इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स के बीच का बुक वैल्यू का रेशियो इज 5:1. तो इक्विटी शेयर्स का जो मार्केट वैल्यू ₹27 लाख का जो मार्केट वैल्यू निकला है, उसको अपने इक्विटी शेयर कैपिटल एंड जनरल रिजर्व के बीच में 5:1 के रेशियो में अपोर्शन कर देंगे. समझ में आया? तो इक्विटी शेयर कैपिटल का मार्केट वैल्यू, जनरल रिजर्व का मार्केट वैल्यू निकल जाएगा. और क्या सोर्स ऑफ कैपिटल है? डेट, यानी लॉन्ग टर्म लोन. क्या लोन का मार्केट वैल्यू होता है? आंसर इज नो. लोन का मार्केट वैल्यू नहीं होता है. तो लोन के केस में अपने 10,40,000 ही लेंगे. लोन के केस में देयर इज नो मार्केट वैल्यू. ठीक है. ओके. देन क्या पूछा क्वेश्चन में? व्हाट वाज द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यूज मार्केट वैल्यू एज वेट्स. मार्केट वैल्यूज तो अपने आइडेंटिफाई कर ली. इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व एंड लॉन्ग टर्म डेथ का क्या क्या मार्केट वैल्यूज होगा वो अपने निकाल लिया. अपने को वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना है. तो उसके लिए अपने को अलग अलग सोर्सेज ऑफ कैपिटल का उनका स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल चाहिए. कौन से सोर्सेज ऑफ कैपिटल है? इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व एंड लॉन्ग टर्म डेथ. तो अपने को केई, केआर एंड केडी चाहिए. केटीएल, सॉरी,
केटीएल चाहिए। केटीएल कैसे निकलते हैं? आई इंटू वन माइनस टी। आई इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 8। टी इज रेट ऑफ टैक्स इन डेसिमल। कितना आ रहा है? 4.8%। के ई निकालना है। के ई निकल जाएगा तो के आर इज इक्वल टू के ई। के ई कैसे निकालें? के ई का 4 फॉर्मूला है। सीएपीएम को लेकर 5 फॉर्मूला। तो बताओ कौन सा फॉर्मूला इधर में यूज होगा? E/P0। कैसे समझे? करेक्ट। ईबीआईटी दिया हुआ है। इनकम स्टेटमेंट बनाकर पाफेश निकाल लेंगे, ईपीएस निकाल लेंगे। तो ईपीएस निकल जाएगा। ठीक है, ईपीएस निकल जाएगा। P0 करेंट मार्केट प्राइस कितना दिया हुआ है? 150 दिया हुआ है। तो ईपीएस निकाल लेंगे। P0 दिया हुआ है। जी दिया हुआ नहीं है। डिविडेंड का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला इस सिचुएशन में यूज कर सकते हैं? E/P0 इंटू 100। E/P0 के इज इक्वल टू E/P0 यूज कर सकते हैं। बिकॉज जी दिया हुआ नहीं है, डिविडेंड का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसको अपने के कैलकुलेट कैसे करेंगे, उसको यूज करके के कैसे कैलकुलेट करेंगे? के इज इक्वल टू E/P0। जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उस हिसाब से वो इंफॉर्मेशन को यूज करके के कैसे कैलकुलेट होगा, कौन सा फॉर्मूला से? E/P0। ऐसा सेम क्वेश्चन अपने कर चुके हैं। करेक्ट। ऐसा सेम क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। कौन सा क्वेश्चन नंबर? मैं आप लोग को बता रहा हूं। देखो, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। करो इसको फटाफट खुद से। हम्म। नहीं नहीं, फॉर्मूला अलग यूज हो रहा है तो अलग आएगा ना। क्योंकि उसमें आप डी को यूज कर रहे हैं, इसमें आप ई को यूज कर रहे हैं। उसमें आप ग्रोथ ले रहे हैं, इसमें आप ग्रोथ नहीं ले रहे हैं। तो जो एलिमेंट्स आप यूज कर रहे हैं फॉर्मूला में वो तो डिफरेंट यूज कर रहे हैं ना। एक जगह आप डी ले रहे हैं, दूसरी जगह आप ई ले रहे हैं। तो के डिफरेंट आएगा। यानी कहने का मतलब है जो जो 5 फॉर्मूला है ना, वो पांचों फॉर्मूला के हिसाब से डिफरेंट के ही आता है। सेम के ही नहीं आता। पांचों फॉर्मूला अलग अलग है। क्वेश्चन नंबर। नहीं। करूं? सोचते रह जाओगे। पहले इनकम स्टेटमेंट ड्रॉ करके पाफेश निकाल रहे हैं, पाफेश से ईपीएस निकाल रहे हैं। देन ईपीएस को यूज करके केई निकाल रहे हैं। देन के आर इज इक्वल टू केई कर रहे हैं।
हम्म। प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं? क्या? ₹18 पर शेयर आ रहे हैं। नहीं, 3,24,000 by 18,000 is ₹18। 18 का स्क्वायर क्या होता है? 324 ना। 12% आ रहे हैं। KR is equal to K is equal to 12%। देन KTL निकालेंगे। I into 1 - T। 18,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है। और एक शेयर का मार्केट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस इज ₹150। तो कितना आ रहा है? 18,000 into 150 is 27 lakh। This will be a portion between equity share capital and reserves in the ratio of book value, that is 5:1। Market value of equity share capital। 22 lakh, 22,50,000 ना।
मार्केट वैल्यू ऑफ रिजर्व्स। कितना? 4,50,000। डेथ का कोई मार्केट वैल्यू होता नहीं है। अब टेबल बना सकते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ WACC using market values as weights। ठीक है। नाइन पॉइंट नाइन एट आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 CBCS वाले एग्जाम में नहीं आता, नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखो। ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता, ये प्रैक्टिस करने के लिए है। क्वेश्चन नंबर 11 एग्जाम में नहीं आता, ये प्रैक्टिस करने के लिए है। एज होमवर्क कर सकते हैं इसको। Following are the details regarding the capital structure of a company. Sources of finance, debentures, preference share capital, equity share capital, retained earnings। ये चार सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है जिनका हमें बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू एंड स्पेसिफिक कॉस्ट दिया हुआ है।
स्पेसिफिक कॉस्ट यानी डिबेंचर्स का केडी 10% है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का केपी 12% है, इक्विटी शेयर कैपिटल का केई 16% है, रिटेन्ड अर्निंग्स का केआर 16% है. You are required to compute the weighted average cost of capital using market value as weights. ध्यान से सुनना. तो अपने को मार्केट वैल्यूज दिया हुआ है. डिबेंचर्स का मार्केट वैल्यू 3,80,000, प्रेफरेंस शेयर्स का मार्केट वैल्यू 1,10,000, इक्विटी शेयर कैपिटल का मार्केट वैल्यू 12,00,000, रिटेन्ड अर्निंग्स के केस में डैश दिया हुआ है. तो क्या करना है अपने को? डैश ही दिया हुआ रहेगा ना. तो जो इक्विटी शेयर्स का मार्केट वैल्यू है 12,00,000, वो 12,00,000 को अपने इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिटेन्ड अर्निंग्स के बीच में अपोर्शन करेंगे इन द रेशियो ऑफ बुक वैल्यू विच इज 6:2, दैट इज 3:1. तो 12,00,000 को 3:1 के रेशियो में बांटना है बिटवीन इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिटेन्ड अर्निंग्स. तो जिससे अपने को इक्विटी शेयर कैपिटल का अलग मार्केट वैल्यू मिल जाएगा एंड रिटेन्ड अर्निंग्स का अलग मार्केट वैल्यू मिल जाएगा. क्लियर. तो मार्केट वैल्यूज पता चल जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिटेन्ड अर्निंग्स का अलग अलग. उसके बाद अपने WACC का टेबल बनाकर केओ कैलकुलेट कर लेंगे यूजिंग मार्केट वैल्यू एज वेट्स. घर में क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने? केओ यूजिंग बुक वैल्यू एज वेट एंड ऑल्सो मार्केट वैल्यू एज वेट्स. पहले बुक वैल्यू एज वेट, उसके बाद दूसरे टेबल में मार्केट वैल्यू एज वेट्स. समझ में आया ना? ठीक है. तो दिस क्वेश्चन कैन बी टेकन एज होमवर्क सेल्फ प्रैक्टिस के लिए. हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 12 भी हमारे CBCS वाले एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं है. तो क्वेश्चन 12 हटा देते हैं, करेंगे नहीं. समझ में आया? क्वेश्चन 13 ऑनवर्ड्स अपने नेक्स्ट क्लास करेंगे, यानी एक और क्लास लगेगा, दैट इज द फाइनल क्लास, जिसमें अपने बाकी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. और लास्ट में अपने क्या करेंगे? 2024 का इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आया है उसको क्लास में सॉल्व करेंगे. पता चल जाएगा कि अपने सॉल्व कर पा रहे हैं, कितना समझ पा रहे हैं, नहीं. है ना? ठीक है. चलो देन, आज क्लास के लिए इतना ही. आई होप सबको समझ में आया. क्लियर है सब? हाँ, किसी को डाउट है, दे विल स्टे बैक एंड क्लैरिफाई द डाउट. ओके देन, थैंक यू सो मच एंड बाय. टेक केयर.